IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बात की जाए अगर रिसर्च कॉलेज की, तो रिसर्च कॉलेज इंडिया के अंदर टॉप नंबर 1 के अंदर आता है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर के अंदर एडमिशन कैसे होता है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया था IISc बेंगलोर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बात करें एडमिशन की, तो IISc के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो अपने बैचलर्स के बाद भी, यानी आप अपनी MSc और PhD दोनों वहां पे कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए ये कि आपको 2 एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे। 2 मैंडेटरी नहीं है, आप कोई सा भी एक क्वालिफाई कर सकते हो, उसके अंदर आपकी अच्छी रैंक होनी चाहिए। तो वो एग्जाम है, एक है IIT जेम और एक है जेस्ट एग्जामिनेशन। इन दोनों के एग्जाम के बेस पे उनकी रैंकिंग के हिसाब से वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो उनकी रैंक का क्या क्राइटेरिया होता है उसको देखते हैं। तो IISc बेंगलोर के जेम और जेस्ट रैंक के जो भी क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार से है। जनरल कैटेगरी के लिए जेम के अंदर होनी चाहिए 58 लास्ट, और OBC के लिए होनी चाहिए 155, और SC के लिए 364, और SC ST के लिए होनी चाहिए 3578। इसी प्रकार से जेस्ट के लिए देखा जाए तो जेस्ट के लिए जनरल की कट ऑफ है वो है 84 रैंक, और OBC के लिए 438 एंड SC के लिए 417। तो इस प्रकार से आपकी कैटेगरी वाइज जो भी है आपको इंटरव्यू के लिए इस रैंक के अंदर आपको कॉल आएगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो आपको सीधा जाना है IISc बेंगलोर की ऑफिशियल साइट के ऊपर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक पोर्टल, एडमिशन पोर्टल। एडमिशन पोर्टल के अंदर अगर आप चाहते हो इंटीग्रेटेड PhD करना, तो ये वाला पोर्टल आपको ओपन करना है और इसके अंदर आपको इनरोल करना है। तो यहाँ पे आपको करना है व्यू फॉर योर एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे उस टाइम पे आएगा कि अपने को जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो वाला मार्क आएगा, तो आपको यहाँ पे ये क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर फीस की बात की जाए तो जनरल के लिए यहाँ पे 800 है, SC ST के लिए 400 है, और ARP कैंडिडेट के लिए 2000 है। तो इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड PhD की स्कॉलरशिप है स्टार्टिंग के अंदर दो साल के लिए 16,000। उसके बाद में जैसे ही आप PhD के लिए इनरोल करते हो तो PhD के इनरोल करने के बाद में 31,000 हो जाती है। और अगर फर्दर आप 3 साल अपनी PhD होने के बाद एक मैंडेटरी हो जाती है कि आपको 35,000 आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आपको स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी अमाउंट के अंदर आपको मिलती रहेगी IISc बेंगलोर के अंदर। तो ये सभी प्रोसेस हो जाने के बाद में अप्रैल एंड तक आपके पास इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके इंटरव्यू लेटर के अंदर आपकी डेट और किस टाइम तक आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये तकरीबन 1 महीने पहले ही आपके पास आ जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप टिकट वगैरह जो है वो पहले ही बुक करा लें। तो चलिए बात करते हैं मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा इंटरव्यू था 31 मई को, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इंटरव्यू लेटर के अंदर। और मैं वैसे पहुंच गया था 29 को ही, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसका भी इंटरव्यू, अशोक जिसका नाम है, उसका भी इंटरव्यू 30 मई को था। तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन पहले जाके वहाँ पे देख लेंगे, जो भी वहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वगैरह वो सारा अपन शूट कर लेंगे। तो इस हिसाब से मैं वहाँ पे 29 को ही चला गया था, और 30 मई को हमारा दोस्त का जो था वो इंटरव्यू था। और 31 मई को मेरा इंटरव्यू था। तो हम सबसे पहले वहाँ पे एंटर हुए, तो हमारा गेट के ऊपर ही ईमेल चेक किया जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो आप ईमेल दिखाइए, तब आपको एंट्री मिलती है। तो हम गए थे फिर फिजिकल साइंस कैंपस के ऊपर, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का जो कैंपस है, जो भी बिल्डिंग है, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे हमको सीक्वेंस नंबर मिल गया था, जैसा कि हर इंटरव्यू सेशन के अंदर मिलता ही है, हर कैंपस के अंदर मिलता ही है कि आपका ये वाला सीक्वेंस नंबर है और इस टाइम पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं रूम के अंदर एंटर हुआ, जैसे मेरा नंबर आया था तो मैं अंदर एंटर हुआ, तो उन्होंने मेरे को सीट ऑफर करी, मैंने बैठा, और उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा कि आपके बारे में बताइए, आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करी है। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने मेरे से मांगी, तो मैंने बता दिया कि मैं इस जगह से हूँ और यहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करी है। और उन्होंने फिर से पूछा मेरे से कि आपने फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने बता दिया कि मेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये हैं, जैसे मैंने बता दिया न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है।
तो उन्होंने चलिए ठीक है, अच्छी बात है ये, ऐसा कहते हुए मेरे से कहा कि चलिए अपन न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि चलिए आप ग्रीन बोर्ड के ऊपर चले जाइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, जैसा कि हर इंटरव्यू सेशन के अंदर होता ही है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, जो मान लीजिए उसको X है और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z है और एटॉमिक मास A है। तो आपको बताना है इसके लिए बीटा डी इक्वेशन क्या होगी। बीटा डी की जो इक्वेशन है वो आपको राइट डाउन करनी थी। उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये दो टाइप का होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आप बीटा माइनस इक्वेशन लिखिए। तो मैंने लिख दिया कि न्यूट्रॉन जो होता है वो उसके अंदर प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इमिट होता है, और साथ ही साथ एक एंटी पार्टिकल जो होता है न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, वो इसके साथ निकलता है। तो उन्होंने क्वेश्चन आस्क किया कि अच्छा बताइए ये एंटी न्यूट्रिनो क्यों आया है, जबकि यहाँ पे चार्ज तो इक्वलेंट है, तो ये किस वजह से यहाँ पे आया है। तो इसका उन्होंने क्वेश्चन आस्क किया था मेरे से। तो मैंने बता दिया कि इसके 3 कारण हो सकते हैं, जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने इससे ही अंदर मेरे से वापस पूछना स्टार्ट किया कि कैसे नहीं हो रहा है, आप इसको प्रूफ कीजिए, चाहे कोई ग्राफ दीजिए या फिर जिस भी तरीके से आप प्रूफ करना चाहते हैं वो प्रूफ कीजिए। तो इसके अंदर उन्होंने डीप जाके मेरे से चीज़ें पूछी। फिर बाद में मैंने उनसे ये सोल्व करने के बाद मैंने लीनियर मोमेंटम का बताया, तो लीनियर मोमेंटम से भी उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा बताइए तो ये कैसे बैलेंस हो रहा है, यहाँ से कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो कैसे वैलिड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिनो आया। तो कुल मिला के उन्होंने पूरी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस ही मेरे से उगलवा ली, ऐसा कह सकते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा और कौन सा वैलिड नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रही थी इस इक्वेशन के अंदर, इसलिए न्यूट्रिनो आया। तो ये इक्वेशन भी बताई, ये चीज़ें भी बताई। तो पहले क्वेश्चन से मेरे को ये लगता है कि आप जो भी कुछ बोलेंगे वहाँ पे वो उसके अंदर से ही खोद खोद के और चीज़ें आपसे पूछते जाएंगे। तो मैं इतना पढ़ के नहीं गया था, मेरे को केवल जनरल नॉलेज थी, बट वो ग्राफ पूछे थे, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ पूछे थे, ये सारी चीज़ें बुक्स के अंदर नहीं थी। तो मैंने वापस आके मैंने एनालाइज किया, क्योंकि मैं उनके जवाब नहीं दे पाया था, वहाँ पे जाके मैं रुक गया था। तो मैंने वापस आके देखा कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को विकीपीडिया के ऊपर मिली थी। तो मेरा कहना यही है कि आप अगर किसी चीज़ को पढ़ें तो कम से कम थोड़ा डीप जाके पढ़िएगा, जो भी आप फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बोले तो, वरना वो इतना डीप जाएंगे कि कुछ पूछिए मत। उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया था क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको बताना है कि ड्रॉ 1D पार्टिकल इन अ बॉक्स, मतलब पार्टिकल इन अ बॉक्स को आपको ड्रॉ करना है। उसके साथ ही उसकी जो भी श्रोडिंजर इक्वेशन है वो आपको लिखनी है। देन आपको उसके लिए वेव फंक्शन निकालना है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से डिराइव करवाई। उसके बाद ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, ये जीरो क्यों नहीं हो सकती है, क्यों और क्यों नहीं, ये सारे जवाब उन्होंने मेरे से मांगे थे। उसके बाद ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इन सब के आपको फंक्शन ड्रॉ करने थे, वेव फंक्शन। और इस तरह से हमारा काफ़ी टाइम चला था इसके अंदर डिस्कशन के अंदर। देन उन्होंने तीसरा जो प्रोफेसर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि चलिए आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। जो फंक्शन उन्होंने दिया, जो अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर आप वीडियोस देखते हैं तो उनके अंदर बताया ही जाता है कि ग्राफ जो होता है वो हमेशा पूछा जाता है। तो ग्राफ था y बराबर एक्स एल एन एक्स का। तो y बराबर एक्स एल एन एक्स का ये हम जब आइजर का इंटरव्यू देने गए थे तब से डिस्कस करते आ रहे हैं, बट गलती हमने ये की थी कि हम केवल ग्राफ को याद किया था, हमें ग्राफ के बारे में पता था, लेकिन उनके पॉइंटों के ऊपर बिहेवियर कैसे होंगे ये हमें पता नहीं था। तो आखिर एंड के अंदर भी हम इसका आंसर नहीं निकाल पाए थे। हमने आपस में डिस्कस किया था, गूगल के ऊपर भी सर्च किया था, लेकिन नहीं मिला था। और मेरा ड्रॉबैक यही रहा कि मेरे से वही पॉइंट के ऊपर उनका डिस्कशन चालू हो गया कि x बराबर 0 के ऊपर बताइए कि आप क्या होगा फंक्शन का बिहेवियर। तो इस तरह से अगर आप किसी चीज़ को पढ़ें तो पूरी डिटेल निकाल के ही संतुष्ट होके ही जाइएगा अंदर। मैं इसका आंसर नहीं निकाल पाया था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन के अंदर ये कहीं ना कहीं एक अहम रोल है इन्होंने कि मैं इन सारी चीज़ों को नहीं बता पाया उनको। तो बात ये है कि अगर आप कुछ भी बताएं तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि इसके आगे वाला स्टेप मेरे को पहले से ही आता हो, अदरवाइज आप फंस जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन से रोक देगा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन, मतलब 3 टॉपिक से ही मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 to 35 मिनट मेरा इंटरव्यू सेशन चला था और इस तरह से मेरा इंटरव्यू सेशन खत्म होके मेरे को उन्होंने बाहर भेज दिया था।
IISc, आइजर और IIT से रिलेटेड ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरीज है या फिर गाइडेंस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप पर्सनली मुझसे मैसेज के थ्रू बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। ख्याल रखिएगा अपना और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Part-time shadow cat, part-time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap.